शादी के बाद शौहर को वापस शहर मालकन के घर जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे भी साथ लिया और मालकन के घर क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। एक दिन सुबह सुबह कमरे से बाहर निकले तो देखा कि एक 20 साल लड़की भारी कपड़े पहने लॉन में टहल रही थी। मैंने सोचा कि ये तो मालकन नहीं, फिर ये लड़की कौन हो सकती है। भारी कपड़ों से उसका जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं देखते शर्मिंदा हो गई कि शहर के लोग कैसे बेहुदा लिबास पहनने के शौकीन होते हैं। खैर जो भी था, मुझे इस बात से क्या लेना देना कि कोई क्या पहनता है और क्या नहीं। रात को शौहर क्वार्टर में आए तो मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो पता चला वो मालकन की भांजी है और इसी घर में रहती है। अब मुझे डर महसूस होने लगा कि कहीं वो अपने जिस्म का नज़ारा करवा कर मेरे शौहर को अपने करीब ना कर ले। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। आधी रात गुजरी थी कि प्यास की शिद्दत से मैं उठी, लेकिन आगे जो मंजर था कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि मालकन की भांजी बिना कपड़ों के। शादी के 2 महीने बाद ही मेरा शौहर शहर में ड्राइवर की नौकरी करने मालक के घर में ही मौजूद एक क्वार्टर में मुझे अपने साथ ले आया। खाना उनकी तरफ से होता, रिहाइश भी बिल्कुल फ्री थी, उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। 1 महीना हुआ तो वहाँ हमारा बहुत अच्छा गुजारा हुआ। मेरे शौहर की ड्यूटी थी, वो अपनी मालकन को हस्पताल लेकर जाता और वापस लाना भी उसके ज़िम्मे था। वो बहुत खूबसूरत, कम मेरा शौहर भी ना था, लेकिन मेरा शौहर बहुत शरीफ था। वो बस मुझसे ही मोहब्बत करता था, नज़र उठाकर भी उसकी तरफ न देखता। मैं खुश भी बहुत होती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। अब मुझे वहाँ आए 4 महीने हो चुके थे। अब इतना बड़ा घर देखकर मेरी ख्वाहिश होती कि मेरे पास भी अच्छा आलीशान घर हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। नौकर की बीवी थी। मैं अब अक्सर यही सोचती कि मैं कैसे जल्दी अमीर हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारी दौलत आ जाए, लेकिन कोई सिरा हाथ ना आता। शौहर को भी कहा तो वो मुझे तसल्ली देकर मुस्कुरा दिया। फिर एक रोज़ मुझे वो मौका मिल गया जिसका मुझे इंतज़ार था। मैंने मालकन को फ़ोन पर बात करते सुना कि उसकी एक भांजी है जिसको उसको बाप ने डिग्री का कोर्स करवाया था, लेकिन वो एक्सीडेंट में तो चल बसे। उसकी बेटी की जिम्मेदारी मालकन पर आ गई। अब वो इतनी काबिल है कि मालकन को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मालकन उसकी शादी किसी देहाती से करवाकर उसे दूर भेजना चाहती थी। ये सब बातें सुनते मेरा जहन कुछ और ही खिचड़ी बना रहा था। मैंने सोच लिया था कि क्या करना है। मैं उसकी शादी अपने शौहर से करवाकर उसकी तनख्वाह पर राज कर सकती थी, और डॉक्टर को तो घर भी अच्छा दिया जाता है। मेरी तो ऐश हो जानी थी। शौहर तो वैसे भी मुझ पर लट्टू था, उसको तो मैंने मना ही लेना था। वो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। कैसे करूँ मालकन से, ये ना हो वो बात सुनकर मुझे और शौहर को ही घर और नौकरी से निकाल ना दे। इसलिए मैंने इस रात बहुत सोचा और अगले रोज़ मालकन के आते ही इजाज़त लेते उनके कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम मालकन। मालकन ने होश से मेरी तरफ देखा और इशारे से सर हाँ का जवाब दिया। मालकन गुस्ताखी माफ़, लेकिन कल गलती से आपकी सब बातें सुन ली मैंने, और उनकी परेशानी का एक हल है मेरे पास। अब अपनी भांजी की शादी मेरे शौहर से करवा दो। मेरा शौहर वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करता है, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। इसी परेशानी में वो अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं देगी और आपका अहद वापस ही मिल जाएगा। मैंने होशियारी से जल्दी अपनी बात मुकम्मल करते मालकन को देखा, जो पहले ही चुप थी, लेकिन अब वो सोच में पड़ गई और मैं समझ गई कि वो मान जाएगी। इसलिए बगैर कुछ किए खामोशी से सर झुकाकर बाहर का रास्ता लिया। जब मालकन की पीछे से आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। ठीक है, मुझे मंजूर है, और इसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 2 लाख दूंगी। लेकिन तुम भी ये सोच लो, एक बार खुद ही अपने शौहर पर सौतन लाने जा रही हो, वो भी पढ़ी लिखी। ये ना हो बाद में पछताने का मौका भी ना मिले और शौहर भी हाथ से निकल जाए। नहीं मालकन, मेरा शौहर बहुत प्यार करता है मुझसे, वो ऐसा नहीं करेगा। मैं जानती हूँ। मेरी बात सुनकर मालकन ने मुझे सर से पैर तक देखा और मुझे जाने का कह दिया। फिर क्या था, सब कुछ दिनों में हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से शौहर को राज़ी किया था, पर मैंने पैसे के लालच में उस डॉक्टरनी नाजिया की शादी धूमधाम से अपने शौहर से करवा दी। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर जब उसे शादी के बाद हकीकत का पता चला तो भी उसने किसी को ना बताया और ना ही मुझे कुछ कहा। मैं हैरान तो थी, लेकिन खुश भी थी। उसने अलग से दूसरी नौकरी शुरू कर दी और घर भी ले लिया। अब हम उसके साथ ही शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसकी शर्त थी कि शौहर पूरे 1 महीने उसके साथ रहेगा। 1 महीने के बाद दोनों ही आपस में तकसीम कर लेंगी। मुझे क्या एतराज़ होना था। मैं मान गई। वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए और मैं अपनी ज़िंदगी में।
मैं रोज़ शॉपिंग पर जाती और ढेरों खरीदारी करती, पार्लर जाती और अच्छे कपड़े जूते पहनती। मैंने एक अजीब बात नोट की थी कि मेरे शौहर की दूसरी बीवी रोज़ उसे अपना कोट पहनाती, मुँह से उसकी आंखों पर मसाज करती। मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया, अब वो उसकी बहुत इज्जत करता, उसके ही आगे पीछे घूमता रहता। 1 महीना पूरा हो गया था और शौहर फिर भी मेरे पास आने की बजाय बहाना करके उसके ही पास चला जाता। अब मैं परेशान रहने लगी थी क्योंकि शौहर बदल गया था। अब वो ना रहा जैसा पहले था। अगर हम दोनों एक दूसरे के मुहालों पर परेशान रहने लगे। मुझे अब मुझे अक्सर सर में दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो नफ्सियाती कहकर दवाई दे दी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि बस जितनी दौलत मिल गई वो काफ़ी है, अब शौहर को वापस ले लूँगी। फिर एक अजीब वाक़या हुआ। अब वो मेरे शौहर को पूरा दिन अपना ही कोट पहना कर रखती और दिन में 5 बार लीमू से उसका मसाज करती। मेरा दिमाग अब बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। मुझे लगा ये सारा जादू उसी के कोट और लीमू का है। मैंने अब उस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं हर तरह से नाकाम रही थी और वो पूरी तरह उसे काबू में था। अब मेरी ज़िद बन गई। अब मुझे शौहर भी चाहिए था और उसकी दूसरी भी साफ करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं भी उस पर वही टोटका आजमाऊंगी जो मेरे शौहर पर आजमा कर उसे अपने बस में कर चुकी है। पीर फकीर के पास गई लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। मेरा शौहर मुझसे दिन ब दिन दूर होता गया। अब वो उसकी बहुत इज्जत करने लगा। वो जो कहती वो वही करता। मैंने उसका टोटका चुरा कर खुद पर आजमाने का सोचा ताकि उसका असर देखकर फिर अपनी सोतों पर आजमाऊं, जिससे मेरा शौहर वापस मेरे पास आ जाए। लेकिन जो ही उसका कोट पहना तो डर के मारे चीख निकल गई। उस वक्त तो सौतन भी मेरे कमरे में आई। मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया और कोट लेकर जल्दी से उसे बेड के नीचे डाल दिया और सख्ती से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? हाँ, और हाथ कैसे लगाया तुमने इस कोट को? अब अगर इसका असर खत्म हुआ और मेरे शौहर को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरा शौहर तो मुझसे छीन लिया और अब ये राज भी मुझे छुपाने का कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शौहर को सब कुछ बता दूंगी और ये कोट आज से तुम्हें पहनाऊंगी ताकि तुम मेरे बस में हो जाओ। मैं बोलते पागलों की तरह हंसने लगी। मैं बोलती गई, वो पागलों की तरह हंसने लगी। मैं चौंकी तो तब डर की वजह से उसका रंग फाक हो गया क्योंकि वो पीछे की तरफ देख रही थी। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरा शौहर दरवाजे पर खड़ा था। उसने भी अंदर आते ही मुझे खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और जल्दी से दूसरी बीवी की तरफ बढ़ा जो कि बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मैं अपने शौहर की हरकत पर खड़ी थी कि उसने मुझे अपनी मोहब्बत को थप्पड़ दे मारा और वो भी दूसरी बीवी की वजह से। मुझे अब अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शौहर ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारी और जब वो ना होश आया तो लेडी डॉक्टर को बुला लिया और मुझे अपने साथ बाहर ले आया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, याद रखना। दिल नहीं भरा तुम्हारा मुझे तोड़कर। कितना मना किया था लेकिन तुम ना मानी, और अब अगर मैंने शादी कर ली है तो यूं आए दिन बहाने बनाकर मुझे उससे बदगुमान करने लगी। जब वैसे कुछ ना हुआ तो अब ये सब, और कितना सदमे में पागल होता मुझे करोगी। वो शदीद गुस्से से डांट रहा था। तो मैं क्या करूं बताओ मुझे? तुम दूर हो गए हो मुझसे, देखते भी नहीं हो मेरी तरफ। 2 महीने होने को आए, बताओ कितनी बार मेरे पास आए हो? नहीं प्यार करते अब मुझसे, बस इस मेम से करते हो। तो फिर तुम फिर से पागलपन कर रही हो। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। जैसे तुम मेरे लिए ज़रूरी हो वैसे ही अब वो भी ज़रूरी है। और जो राज तुम मुझे बताने की धमकी दे रही हो वो मुझे पहले ही मालूम है। शौहर की बात सुनकर सकते में आ गई। मतलब उन दोनों को मालूम था राज, तो मुझे क्यों बेखबर रखा? तब शौहर ने बताया कि जो कोट वो मुझे रोज़ पहनाती है वो उसकी माँ की मन्नत का कोट है, जिस पर उसे भी यकीन नहीं था। लेकिन बाद में जब उसकी खाला से गलती हुई, उसने मजाक मानकर उस कोट को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और फिर अगले दिन ही उसके शौहर की मौत हो गई। ये उनकी खानदानी रस्म चलती आ रही है। ये शादी के बाद लड़की रोज़ 1 महीने तक शौहर को इस खास कपड़े से बना कोट पहनाया करेगी तो शौहर जिंदा रहेगा। और अगर जल्द ही वो लड़की उम्मीद से हो गई तो इस कोट की ज़रूरत फिर उसे नहीं आने वाली औलाद को पूरी करनी होगी। मुझे शौहर की बातों पर बिल्कुल यकीन न आया, इसलिए उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। मुझे भी यकीन न आया था। मैंने भी मना कर दिया। लेकिन उस दिन जब घर से बाहर जाने लगा तो गाड़ी तेज़ रफ्तार में मेरी तरफ बढ़ी। तब अगर सही वक्त पर नाजिया मुझे ना बचाती तो आज मैं सही सलामत ना होता। मुझे भी तब उस पर यकीन आ गया था। ये सब तो ठीक है, फिर वो लीमू क्यों तुम्हारी आंखों पर मलती थी?
مجھے اچانک اس کی وہ حرکت یاد آئی تو پوچھ بیٹھی۔ وہ شوہر مسکرا دیا۔ ارے وہ نظر اتارتی تھی کیونکہ تم کو ایسے نظر رکھتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ تمہاری ہی نظر نہ لگ جائے مجھے، اس لیے وہ کوٹ اور کسی مرد کا کچھ نہیں بلکہ جانور کی سوکھی ہوئی کھال کا تھا جو منت نہ مانے پر جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے چھونے سے 2 ٹکڑے رکھے جاتے، اور یہ اس کی خالہ کی وجہ سے ہی رکھے گئے۔ شوہر کی بات سنتے میں دنگ رہ گئی اور واقعی مجھے بھی یقین کرنا پڑا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو بتایا کہ نادیہ امید سے ہے تو شوہر بہت خوش ہوا تھا۔ اب ایسا کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا اور وہ دونوں بیویوں میں انصاف کر سکے گا۔ تب میں نے بھی اسے بتایا تھا کہ تم ایک نہیں 2 بچوں کے باپ بننے والے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ حیران نظروں سے مجھے گھورتا تو میں نے اسے گھورا۔ مجھے معلوم تھا کہ پہلے سے ہی میں ڈاکٹر کو دکھا بھی چکی تھی۔ تمہیں اپنی دوسری بیوی سے فرصت ملتی تو دیکھتے نا۔ میں نے اسے منا کر نادیہ کو گلے لگایا جس نے میرے لیے اپنے دل میں کوئی بخشش نہیں رکھی تھی، بلکہ میرے شوہر کی وجہ سے ہی وہ سب کیا، اور میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے میری لالچ کی وجہ سے کسی آزمائش میں نہ ڈالا۔